हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। और डिमांड फॉर मनी किसे बोलते हैं? जो भी पैसा हमारे पास कैश में है और या फिर बैंक में लिक्विड फॉर्म में है, उसको डिमांड फॉर मनी बोलते हैं। मनी की डिमांड क्यों करते हैं, किस मोटो से हम कैश रखते हैं अपने हाथ में? तो इसके 3 मोटो हैं: डेली रूटीन के खर्चों के लिए, इमरजेंसी के लिए और मार्केट के में जो अप डाउन आते हैं उनके लिए। जो डेली रूटीन के खर्चे हैं उसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव्स बोलते हैं, रोज़मर्रा के खर्चे, लाइक सुबह दूध सब्जी खरीदने के लिए या मंथली रेंट देने के लिए बोल सकते हैं इसको। सेकंड है जो इमरजेंसी फ़ंड है, उसको प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं। मींस सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। थर्ड है जो मार्केट के अप डाउन, उसे स्पेकुलेटिव मोटिव बोलते हैं। लाइक मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट अप डाउन हो रहे हैं, कोई शेयर वगैरह ख़रीदने के लिए इमरजेंसी के लिए, उसके लिए रखते हैं। जो पैसा है वो कैश के रूप में रखने से क्या क्या लॉस होते हैं, नुकसान होते हैं? अगर आप सारा पैसा घर में अलमारी में कैश में रखेंगे तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इससे हायर इंटरेस्ट रेट है जो उसका लॉस होता है। जब बैंक एफडी में बहुत ज़्यादा ब्याज देते हैं तो लोग कैश घर में नहीं रखते बल्कि बैंक में जमा कर देते हैं, यानी पैसे की डिमांड कम हो जाती है। जब हायर इंटरेस्ट रेट होता है तो पैसे की डिमांड कम हो जाती है, लोग फटाफट से अपना पैसा बैंक में रख देते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है। जब लोअर इंटरेस्ट रेट, जब ब्याज बहुत ज़्यादा कम होती है तो लोग सोचते हैं बैंक में रखने से क्या फ़ायदा, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा, तो पैसे को अपने पास रखते हैं। और जो पैसे की डिमांड है उस टाइम पे कम हो जाती है। पैसे की डिमांड जब इनका जैसे से इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी पैसे की डिमांड बढ़ती जाती है। लोगों की कमाई बढ़ेगी तो उनके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे तो पैसे की डिमांड बढ़ेगी। सेकंड है प्राइस लेवल, महंगाई। अगर आज सामान महंगा हो जाता है तो वह आपकी सामान खरीदने के लिए जेब में ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा, सो इन्फ्लेशन बढ़ेगा इससे। थर्ड है फाइनेंशियल इनोवेशन। लाइक आजकल जो यूपीआई, गूगल पे और क्रेडिट कार्ड के आने से हमें जेब में कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इससे जो फिज़िकल मनी है उसकी डिमांड कम हो गई है। शॉर्ट में बोले तो जो पैसे की डिमांड है वो हमेशा इनकम और प्राइस लेवल के साथ बढ़ती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पर घट जाती है। मनी सप्लाई किसे बोलते हैं? मनी सप्लाई, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से पूरे देश में जो पैसे का, मनी का जो बहाव है उसको कैसे कंट्रोल करता है, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई को पूरे देश में कुल कितना पैसा घूम रहा है, जनता के पास मौजूद कैश कितना है, बैंकों में जमा सारा पैसा मिलाकर जो टोटल स्टॉक बनता है उसे हम मनी सप्लाई बोलते हैं। आरबीआई ने इसको नापने के लिए 4 अलग अलग एग्रीगेट्स बनाए हैं: M1, M2, M3 और M4। M1 ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, यानी इसे आप तुरंत खर्च कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट इज़ करेंसी विद पब्लिक, सेकंड डिमांड डिपॉजिट, थर्ड अदर डिपॉजिट। करेंसी विद पब्लिक मीन्स आपकी या मेरी जेब में रखे हुए नोट और सिक्के। डिमांड डिपॉजिट मीन्स है आपके बैंक के सेविंग और करंट अकाउंट में रखा गया पैसा, जिसे आप जब चाहे एटीएम और यूपीआई से निकाल सकते हैं। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई मीन्स है आरबीआई के पास रखा कुछ खास संस्थाओं का पैसा। फोर्थ इज इसका जो फार्मूला M1 का, वो करेंसी विद डिपॉजिट, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई को मिला के बनता है M1। सेकंड इज़ M2। गांव और कस्बों में लोग अक्सर पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाते हैं। जब हम M1 में उसे भी जोड़ देते हैं तो M2 बन जाता है हमारा। M2 के अंदर आता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के सेविंग, बैंक डिपॉजिट। M3 यह इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण नंबर है। आरबीआई अपनी नीतियों के लिए सबसे ज़्यादा M3 का ही यूज़ करता है। इसमें रोज़मर्रा के पैसे के साथ साथ लंबे समय की बचत भी शामिल होती है। M3 जो है M1 के इक्वल होता है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक इसमें इंक्लूड होते हैं। M4 ये सबसे बड़ा और भारी है, इसमें सबसे कम लिक्विड होता है क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस की लगभग सभी जमा पूंजी शामिल होती है। M4 इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, टोटल सेविंग सर्टिफिकेट या फिर NSC को छोड़ के। जब भी M1 से M4 की ओर आते हैं तो
पैसे की जो लिक्विडिटी है वो कम होती जाती है। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, सबसे तेज़ी से खर्च होने वाला पैसा है। M4 सबसे कम लिक्विड है, सबसे कम स्पीड में खर्च होने वाला पैसा है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आप मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग अंधाधुंध शॉपिंग कर रहे हैं, महंगाई आसमान छूने लगी है, और अगर मार्केट में पैसा बहुत कम हो गया है और कोई कुछ ख़रीद नहीं रहा है और मंदी या रिसेशन आ जाए, तो उस केस में RBI इसे बैलेंस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में मीटिंग करती है। और वर्तमान में RBI के पास कुछ बेहद पावरफुल टूल्स हैं इस अप एंड डाउन को कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट ये सबसे पहला टूल है। यह वह ब्याज दर है जिस पर देश के कमर्शियल बैंक जैसे सेबी और HDFC अपनी कम अवधि की ज़रूरतों के लिए RBI से लोन लेते हैं। हाल ही में हुई मीटिंग में RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है, यानी चेंज नहीं किया। अगर महंगाई बढ़ती है तो RBI रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए लोन महंगा हो जाता है तो वो ग्राहकों के लिए भी लोन महंगा कर देते हैं। इससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाता है। और SLR, बैंकों की तालाबंदी, CRR, कैश रिजर्व रेशो, हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित हिस्सा, वर्तमान में जो 3% रखा गया है, कैश के रूप में हमेशा RBI के पास जमा रखना पड़ता है, जिस पर उन्हें कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंकों को अपने पास भी कुछ पैसा लाइक गोल्ड, कैश और सरकारी सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है। ये 18% है फ़िलहाल। इससे वो लोन में नहीं बांट सकते, तो इससे भी बैंकों पे लिमिट लगती है। पैसे की छपाई या फिर सप्लाई को मापना, मनी सप्लाई, ये एक तरफ है, और पैसे की जो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो उसे कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी, वो दूसरी तरफ है। RBI इन दोनों पहिए की मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाता है। वो एक तरफ मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करता है। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।